हेलो दोस्तों, इट इज़ सेकंड लेक्चर ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स से हमें पढ़ना है। यहाँ हम देखें तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाना है, क्या होता है? ट्रांसमिशन। इम्पल्स जब हमें कोई बाहरी चीज़ या बाहरी वस्तु टच करते हैं या हम पे टच होता है तो हमें एक अलग सा महसूस होता है, उससे ही क्या कहते हैं? साइंटिफिक टर्म में इम्पल्स कहते हैं। अगर हम आगे देखें तो A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through the junctions called synapse. A nerve impulse एक नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक एक जंक्शन से होकर जाता है जिसे साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स एक प्रकार का जंक्शन है। साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ a presynaptic neuron and postsynaptic neurons which may not be separated by gap called synaptic cleft। अगर हम यहाँ तक देखें तो जो एक सिनेप्स होता है वह दो दो मेम्ब्रेन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन द्वारा बनता है, जो कि अगर उसमें गैप हो भी सकता है, नहीं भी। अगर उसमें गैप होता है तो उसे ही क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर हम यहाँ देखें तो ये अगर मान लीजिए एक न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन है, तो इनके बीच में इसे हम कहते हैं क्या? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे हम कहेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और हम जो दूसरा है उसे कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इनके बीच में अगर जंक्शन हो भी सकता है, अगर जंक्शन नहीं है तो इसे क्या कहेंगे? गैप जंक्शन। अगर बीच में इस दोनों के जंक्शन के बीच में कोई जंक्शन है तो इसे हम कहेंगे गैप जंक्शन। अगर गैप जंक्शन नहीं है तो उसके बीच में एक फ्लूइड फील्ड भरा होता है। यहाँ एक फ्लूइड फील्ड भरा होता है जिसे क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर इन जंक्शन के बीच में अगर ऐसा पाया जाता है तो उसे कहते हैं गैप जंक्शन। लेकिन अगर ये नहीं पाया जाएगा, अगर गैप जंक्शन एब्सेंट है तो बीच में कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर हम आगे देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्स। यहाँ दो प्रकार के सिनेप्स माने जंक्शन पाए जाते हैं, नेमली इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। देयर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्स, नेमली इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। यहाँ दो प्रकार के सिनेप्स पाए जाते हैं। सिनेप्स माने जंक्शंस। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने के लिए जो जंक्शन होता है वह दो प्रकार का होता है। इस जिसमें एक को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। एक को कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और दूसरे को कहते हैं केमिकल सिनेप्स। अगर हम आगे देखें तो न्यूरॉन्स एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। मतलब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन्स होते हैं वह बहुत ही करीब, बहुत ही नज़दीक एक दूसरे के उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट्स कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अदर अक्रॉस द सिनेप्स। दीज सिनेप्स, जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वह डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स या एक सिनेप्स से दूसरे सिनेप्स तक आराम से फ्लो कर सकता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स across electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon। के इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में किसी एक इम्पल्स का कंडक्शन माने आना और जाना सेम वैसा ही होता है जैसे कि एक सिंगल एक्सॉन में पूरा कंडक्शन होता है एक इम्पल्स का। अगर हम आगे देखें तो इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में किसी इम्पल्स का
चलना कंडक्शन ज़्यादा होता है केमिकल साइनेप्स से। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है वो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम केस में पाया जाता है। एट केमिकल साइनेप्स At chemical synapse, the membranes of pre and post synaptic neurons are separated by fluid-filled space called synaptic cleft. अगर हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में अगर मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में अगर मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, तो ये दोनों बहुत ही करीब उपस्थित होते हैं और इनके बीच में जो जंक्शन पाया जाता है उसे कहते हैं गैप जंक्शन। उसे कहते हैं क्या? गैप जंक्शन। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का है। लेकिन अगर हम केमिकल साइनेप्स की बात करें तो केमिकल साइनेप्स में इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में कोई गैप जंक्शन नहीं पाया जाता है, बल्कि कुछ फ्लूइड भरे होते हैं, कुछ तरल, जिसे ही हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जिसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यह किस में पाया जाता है? केमिकल सिनेप्स में। डू यू नो, क्या आप जानते हो? डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स ट्रांसमिट एन इम्पल्स across the synaptic cleft to post synaptic neurons? एनसीईआरटी क्या था? एनसीईआरटी यह पूछती है कि क्या आप जानते हो कि कैसे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन्स जहाँ से सूचना यानी इम्पल्स आएगा और जहाँ जाएगा यहाँ कहते हैं प्री सिनेप्टिक, और जहाँ पर पहुँचता है उसे कहते हैं क्या? पोस्ट सिनेप्टिक। तो क्या आप बता सकते हैं कि प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स तक कैसे इम्पल्स जाता है? तो chemicals called neurotransmitter are involved in the transmission of impulse at these synapses. जो साइनेप्स में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है वह इम्पल्स के रूप में केमिकल्स जो होता है उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में मदद करता है। व्हेन एन इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल, जो कि आगे चल के एक्शन हिलेगा, अराइव्स एट द एक्सॉन टर्मिनल पर जैसे वो पहुंचता है, इट स्टिमुलेट, यह उसे बढ़ाता है यानी एग्रेसिव करता है, टू मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विथ प्लाज्मा membrane and release their neurotransmitters in synaptic cleft. अगर हम यहाँ देखें तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर इसमें जो जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है उसे सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है उसे सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। यानी सिनेप्टिक वेसिकल्स एक ऐसा पाउच, एक थैली होती है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। जब कोई एक्शन पोटेंशियल यानी इम्पल्स आता है तो यह जो सिनेप्टिक वेसिकल्स जो पहले यहाँ पाया जाता था प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, जो कि यहाँ पाया जाता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, अगर हम देखें तो जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पाया जाता है यह एक्शन पोटेंशियल आने पर यह आगे की तरफ माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ग्रो करता है और धीरे धीरे यह कहाँ छोड़ दिया जाता है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ छोड़ दिया जाता है। तो यही यहाँ दिया गया है कि जब कोई इम्पल्स आता है तो न्यूरोट्रांसमीटर के जो जिसमें पाए जाते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स वह मूव करते हैं टुवार्ड्स मेम्ब्रेन वेयर, जहाँ फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वह अटैच किए रहते हैं और वह न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिए जाते हैं इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, मतलब जिसके अंदर रिलीज करते हैं उसे क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट साइनेप्स के बीच में पाया जाने वाला फ्लूइड है। द released neurotransmitters
bind to their specific receptors present on postsynaptic membrane. These binds opens ion channels, allow entry ions which can generate an new action potential in the postsynaptic neurons. अगर हम यहाँ तक देखें तो जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, अगर हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की बात की जाए तो यहाँ आप फिगर में देखें तो फिगर से इससे अगर हम बनाएं तो ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स और ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। तो जो ये न्यूरोट्रांसमीटर आता है यहाँ छोड़ दिया जाता है, मान लीजिए सिनेप्टिक लेफ्ट में, तो उसके बाद इसके ऊपर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को गेन करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, और जो कि अलाउ करते हैं क्या, चैनल को, कुछ आयन चैनल को, जिससे वे आयंस एंट्री कर सके और न्यू माने नए एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकें। The new potential developed may be either excitatory or inhibitory। जो न्यू एक्शन पोटेंशियल हो सकता है वह एक्साइटेटरी हो या एक्साइट करे, अथवा इनहिबिटरी हो या रोके। अगर हम आगे देखें तो न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। The brain is the central information processing organ our body and act as a command and control system। जो ब्रेन होता है वह सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है। ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन है उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं। कोई हमें टच करता है तो भी हमें सूचना मिलती है ब्रेन से, कोई हमें अगर कुछ भी करे तो हमें सूचना कहाँ से मिलती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी हमारे ब्रेन से। इसीलिए इसे कमांड माने आदेश देना, हमें उसके प्रति कैसा व्यवहार करना है और उसके प्रति हमें उसे कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए हम इसे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। It controls the voluntary movements, balance of body, functioning of vital involuntary organs like lungs, heart, kidney, etc. Thermoregulation, hunger, thirst, circadian rhythms of our body, activities of several endocrine glands and human behavior। अगर हम यहाँ तक देखें तो जो हमारा ब्रेन होता है वह वॉलंटरी मूवमेंट्स मतलब हम हाथ आगे पीछे कर सकते हैं, माने उन्हें फोल्ड कर सकते हैं, तो ये हमारा कैसा मूवमेंट है? वॉलंटरी, जो हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। और बैलेंस ऑफ बॉडी की बैलेंस, हम खड़े रहें, हमेशा गिर न जाएं, इसे भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, माने ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं, मतलब हम उसे रेगुलेट यानी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, इन्हें भी क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन हमारा कंट्रोल कर सकता है। एंड थर्मो रेगुलेशन माने टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, और हंगर माने भूख, और थ्रस्ट माने प्यास, एंड सर्काडियन 24 रिदम्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल क्लॉक होते हैं, बायोलॉजिकल जो पूरे इंफॉर्मेशन होते हैं, उस पूरे साइकिल को बनाए रखता है कौन? ब्रेन। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर को कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारे हाइपोथैलेमस हैं उनसे 9 हार्मोन्स निकलते हैं जो कि ब्रेन का ही पार्ट है वो। तो हमारे जो ब्रेन्स होते हैं वो कई एंडोक्राइन ग्लैंड को भी रेगुलेट करते हैं, यानी उन्हें कंट्रोल करते हैं और उन्हें कमांड देते हैं। इसीलिए हम इसे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। अगर हम आगे देखें तो इट इज आल्सो साइट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ विजन। देखने में भी यह साइट माने प्रदान करता है। हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स, हमारे सोच, हमारे इमोशंस, इन सभी चीज़ों को भी यह रेगुलेट करता है। कौन? हमारा ब्रेन।
The human brain is well protected by the skull. Inside the skull, the brain is covered by the cranial meninges consisting of an outer layer called dura mater and a very thin middle layer called arachnoid and an inner layer which is connected with the brain tissue called pia mater. अगर हम ह्यूमन ब्रेन को देखें तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है हमारा, वह किससे प्रोटेक्ट किया रहता है? ह्यूमन ब्रेन हमारे स्कल द्वारा प्रोटेक्ट किया रहता है। अगर मान लीजिए ये ब्रेन है तो इसका सबसे ऊपरी पार्ट क्या हो जाएगा? स्कल। इसका सबसे ऊपरी पार्ट क्या हो जाएगा? स्कल, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ब्रेन से सबसे दूर का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं ड्यूरा मेटर। उसके बाद जो सबसे दूर का पार्ट होता है उसे कहते हैं ड्यूरा मेटर। उसके बाद सबसे मिडिल में पाई जाने वाली थिन एरिकनॉइड होती है। जो मिडिल में पाई जाने वाली थिन होती है वह एरिकनॉइड होती है। उसके नीचे भी एक इनर लेयर पाया जाता है जो कि ब्रेन टिश्यू से अटैच्ड होता है मैक्सिममली। उसे क्या कहते हैं? पाया मीटर। लाल वाले जो हमारे देखे गए हैं इसे कहते हैं क्या? ड्यूरा मीटर। इसे हम सबसे पहले स्कल, फिर अगर हम देखें तो इसे कहते हैं सबसे जो ब्रेन से सबसे डिस्टल पार्ट पर है ड्यूरा मेटर कहते हैं इसे हम। और उसके बाद हम देखें तो बीच में जो पाया जाता है थिन होता है इसे हम कहते हैं एरिकनॉइड। इसे हम कहते हैं एरिकनॉइड। और अगर हम आगे देखें तो सबसे इनर पार्ट, जो सबसे इनर पार्ट होता है उसे हम पाया मेटर कहते हैं। सबसे बाहर स्केल जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद कई लेयर्स होती हैं जिसमें पहला जो सबसे ब्रेन से सबसे दूर पार्ट पे उपस्थित है ड्यूरा मेटर। उसके बाद जो मिडिल में पाया जाता है थिन होता है उसे एरिकनॉइड कहते हैं। और सबसे इनर पार्ट जो कि ब्रेन टिश्यू से मैक्सिमली अटैच्ड होता है, कांटेक्ट में होता है, उसे पाया मीटर कहते हैं। अगर हम आगे देखें तो ब्रेन कैन डिवाइड इनटू 3 मेजर पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। जो हमारे ब्रेन हैं उन्हें हम मेजरली 3 पार्ट्स में बांटे हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। इन सभी के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अगर हम फिगर में देखें तो यहाँ दिखाया गया है कि इसे हम कहते हैं कार्पस कैलोजम, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह जो पूरा पार्ट है, अगर हम रेड से बनाएं इसे तो इस पूरे पार्ट को कार्पस कैलोजम के ऊपर तक सेरेब्रम पार्ट कहलाता है। यह पूरा पार्ट क्या कहलाता है? सेरेब्रम पार्ट। ये पार्ट कार्पस कैलोजम होता है जो कि यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद जो सब चारों तरफ सबसे ऊपर फैला है यहाँ से पूरा यहाँ तक, इसे सेरेब्रम कहते हैं जो कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर ब्रेन के सारे पार्ट दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर डायनसेफ्लॉन, और डायनसेफ्लॉन के पार्ट्स हैं थैलमस, हाइपोथैलमस, मिड ब्रेन भी है, हैंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा। यहाँ पर कई पार्टों को दिखाया गया है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन, द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। जो फोर ब्रेन है वह किससे? सेरेब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस से कंसिस्ट माने बना है। द सेरेब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जो सेरेब्रम होता है वह ह्यूमन पार्ट के मेजर पार्ट को बनाता है, ह्यूमन ब्रेन के मेजर पार्ट को बनाता है। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाफ्स। सेरेब्रम का जो डीप पार्ट है वह लॉन्गिट्यूडनली सेरेब्रम को 2 भागों में डिवाइड करता है, which are termed as the left and right cerebral hemispheres। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं वह 2 पार्ट्स हैं। मतलब सेरेब्रम को जब हम लॉन्गिट्यूडनली 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो एक को लेफ्ट और राइट में किसी एक पार्ट को सेरेब्रल हेमिस्फीयर और दूसरे पार्ट को भी
सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। The hemisphere are the connected by the track of nerve fibers called corpus callosum। जो सेरेब्रम होता है वह एक ऐसे ट्रैक से अटैच होता है जहाँ से नर्व गुजरते हैं जिसे कार्पस कैलोजम कहते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ एक पार्ट मतलब ह्यूमन ब्रेन के अगर हम बनाएं तो यहाँ दो पार्ट्स हैं। अगर हम इसे अलग कर दें तो ऐसे, तो इसके एक पार्ट को यहाँ दिखाया गया है और जिससे हमें एक कार्पस कैलोजम देखने को मिल रहा है, जिससे ये हेमिस्फीयर्स अलग किए गए हैं। अगर हम आगे देखें तो ये जो कार्पस कैलोजम है जहाँ से नर्व फाइबर्स गुजरते हैं, द लेयर ऑफ सेल्स विच ओवर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो लेयर्स पाए जाते हैं सेल्स की जो कि कवर करते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। और ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं। The cerebral cortex is referred to as the gray matter due to its grayish appearance। ग्रेइश दिखने के कारण इसे ग्रे मैटर भी कहते हैं। The neuron cell bodies are concentrated here giving the color। जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज है, अगर हम किसी न्यूरॉन की फिगर देखें तो न्यूरॉन में इस पार्ट को टर्मिनल पार्ट कहते हैं और इसे एक्सॉन कहते हैं, और इसे कहते हैं सेल बॉडी। इसे क्या कहते हैं? सेल बॉडी, इसे एक्सॉन और इसे टर्मिनल पार्ट। तो सेल बॉडी पाए जाने का कारण यह कैसा होता है? ग्रेइश होता है। सेल बॉडी पाए जाने का कारण यह ग्रेइश होता है। द सेरेब्रल, और जो ये ग्रे पार्ट है, ग्रे क्यों दिखाई देता है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेल बॉडीज ही रिस्पॉन्सिबल है। न्यूरॉन के सेल बॉडीज होने के कारण ही सेरेब्रल का जो डीप पार्ट होता है वह कैसा होता है? ग्रेइश होता है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड लार्ज रीजन्स दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी और नॉर मोटर इन अ फंक्शन। अगर हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिवाइड करते हैं सेरेब्रम को, तो उन्हें हम 3 पार्टों में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा? पहला पार्ट्स होता है जिस पार्ट्स में मोटर मतलब जहाँ से सूचनाएं माने इन्फॉर्मेशन निकलती हैं, एंड दूसरा पार्ट है सेंसरी एरिया जहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है जिस पार्ट में, एंड लार्ज रीजन्स दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी, ना ही वह पूर्ण रूप से सेंसरी है और ना ही वह कम्प्लीटली मोटर है। और इस रीजन को क्या कहते हैं? एसोसिएशन एरिया। मतलब 3 रीजन, पहले रीजन कहते हैं सेंसरी, दूसरे रीजन कहते हैं मोटर, और तीसरा रीजन होता है उसे हम कहते हैं एसोसिएशन। ना ही वह कम्प्लीटली सेंसरी होता है और ना ही कम्प्लीटली मोटर होता है। एसोसिएशन एरिया आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। जो न्यू एसोसिएशन एरिया होता है वह ना तो पूर्ण रूप से सेंसरी होता है और ना ही मोटर होता है, वह मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम आगे देखें तो फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ विथ कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो फाइबर्स होते हैं ट्रैक वो माइलिन शीथ द्वारा कवर्ड होते हैं, जो कि इनर पार्ट होते हैं किसके? सेरेब्रल हेमिस्फीयर के। दे गिव एन ओपेक वाइट अपीयरेंस ऑफ लेयर, हेंस इज कॉल्ड वाइट मैटर। वो सेरेब्रल के डीप पार्ट को वाइट मैटर यानी वाइट कलर देते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं? वाइट मैटर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से पार्ट? माइलिन शीथ। मतलब अगर हम स्ट्रक्चर बनाए किसी न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स की ये सेल बॉडीज होती हैं, उसके बाद ये पाया जाता है एक्सॉन और ये टर्मिनल।
तो इस पार्ट को सेल बॉडी, इस पार्ट को एक्सॉन और इसको हम क्या कहते हैं टर्मिनल पार्ट। तो इसमें पाए जाते हैं माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ के कारण ही क्या होता है सेरेब्रल का निचला पार्ट जो होता है वो कैसा होता है वाइट होता है, और ऊपरी पार्ट सेल बॉडीज के कारण ग्रेस होता है। अगर हम आगे देखें तो द सेरेब्रम wraps around द सेरेब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलमस। सेरेब्रम के चारों तरफ एक थैलमस नामक पार्ट पाया जाता है, मतलब डाइनसेफ्लॉन का एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं थैलमस, विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग्स। जो थैलमस होता है वह मेजर मतलब प्रमुख रूप से सेंसरी और मोटर सिग्नल को कोऑर्डिनेट करता है। एंड another very another very important part of brain called hypothalamus lies at the base of thalamus। थैलमस के बेस के नीचे क्या पाया जाता है हाइपोथैलमस। मान लीजिए अगर ये थैलमस है, तो थैलमस के जो बेस होता है उसी के नीचे क्या पाया जाता है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस प्रेजेंट होता है। द हाइपोथैलमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। जो हाइपोथैलमस होता है वह बहुत सारे सेंटर्स को कंटेंट्स माने रखता है, जो कि कंट्रोल करता है कौन से बॉडी टेम्परेचर को। अर्ज फॉर ईटिंग भूख को, यानी ड्रिंकिंग यानी प्यास को कंट्रोल करता है। इट आल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। और जो हाइपोथैलमस होता है उसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के बहुत सारे ग्रुप पाए जाते हैं विच सिक्रीट द हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। जो ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं वह हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिसे हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन को हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं। The inner parts of cerebral hemisphere and a group of associated deep structure like amygdala and hippocampus। मतलब और डीप में जाएं तो हमें दो पार्ट्स एमिगडला जो कि एलमंड शेप और हिप्पोकैम्पस जो कि एक सी हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ये भी पाए जाते हैं। फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। ये एमिगडला एंड हिप्पोकैम्पस जो हैं एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे लिम्बिक लोब अथवा लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, यह जो लिम्बिक सिस्टम है अलॉन्ग विथ मैंने किसके साथ हाइपोथैलेमस के साथ इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस। इसे हम इमोशन ब्रेन भी कहते हैं। मतलब जब हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम अटैच होता है तो सेक्सुअल बिहेवियर और इमोशंस को रेगुलेट करता है, जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशंस। अगर हम आगे देखें तो मिड ब्रेन, ब्रेन का वह पार्ट जो मिडिल पाया जाता है। द मिड ब्रेन इज द लोकेटेड बिटवीन द थैलमस हाइपोथैलमस ऑफ एंड ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हैंड ब्रेन। जो ये मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन फोर ब्रेन के थैलमस अथवा हाइपोथैलमस और पोन्स माने पोन्स ऑफ हैंड ब्रेन के पोन्स के बीच में पाया जाता है। अ कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। एक कैनाल होता है जो कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट होता है जो कि पासेस माने गुजरता है थ्रू द मिड ब्रेन से गुजरता है। The dorsal portion of midbrain consists mainly four round swelling lobes called corpora quadrigemina। मतलब डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन के डॉर्सल पोर्शन पर चार चार लोब पाए जाते हैं जिन्हें हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हाइंड ब्रेन comprise pons cerebellum medulla।
हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला। मेडुला को हम मेडुला ऑब्लंगेटा भी कहते हैं। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स से पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स दैट इंटरकनेक्ट, जोड़ता है द डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। पोन्स फाइबर्स ट्रैक के बने होते हैं जो कि इंटरकनेक्ट माने ब्रेन को अदर रीजन को जोड़ता है, ब्रेन के अदर रीजन्स को एक दूसरे से जोड़ता है। सेरेबेलम हैज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस। जो सेरेबेलम पार्ट है बहुत ही कन्वोल्यूटेड मतलब बहुत ही कंसंट्रेटेड सिकुड़ा हुआ पार्ट सरफेस होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस टू मेनी मोर न्यूरॉन्स, और अधिक न्यूरॉन्स को वह स्पेस देता है। द मेडुला, जो मेडुला पार्ट होता है, मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। मेडुला कंटेंट्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीजन। थ्री मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम। 3 पार्ट्स जो कि ब्रेन स्टेम बनाते हैं, कौन कौन से? मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा ये 3 पार्ट्स मिल करके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स कनेक्शंस बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ये ब्रेन स्टेम होते हैं यह कनेक्शन बनाते हैं किसके बीच में? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। समरी की बात की जाए तो द न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेट्स द इंटीग्रेट्स फंक्शंस एज वेल एज अ मेटाबॉलिक एंड होम्योस्टैटिक एक्टिविटीज ऑफ ऑल ऑर्गन्स। जो न्यूरल सिस्टम होता है वह मेटाबॉलिक और होम्योस्टैटिक एक्टिविटी को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। न्यूरॉन्स द फंक्शनल यूनिट। न्यूरॉन्स द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ न्यूरल सिस्टम are excitable cells due to differential concentration gradient of ions across the membrane। जो न्यूरॉन्स होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है किसका? न्यूरल सिस्टम का। आर एक्साइटेबल सेल्स, जो कि एक एक्साइटेबल सेल होता है, ड्यू टू डिफरेंशिएशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण ही आयंस एक दूसरे के मेम्ब्रेन के आर पार जाते हैं। अगर हम यहाँ और देखें तो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग न्यूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन। मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वह रेस्टिंग स्टेज में पाया जाता है और इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। द नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड along the axon membrane in the form of a wave of depolarization and repolarization। जो इम्पल्स होते हैं वह नर्व द्वारा रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन द्वारा मूव करते हैं यानी कंडक्ट होते हैं। A synapse is formed by the membranes of a presynaptic neuron and postsynaptic neuron which may not be separated by a gap called synaptic cleft। A synapse is formed, जो सिनेप्स होता है वह बनता है किससे? अब मेम्ब्रेन्स ऑफ प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, न्यूरॉन के प्रीसिनेप्टिक से, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से बनता है। विच मे नॉट बी सेपरेटेड, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी, क्या? अलग, बाय अ गैप, एक गैप द्वारा कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। Chemicals involved in the transmission of impulse at chemical synapses are called neurotransmitters। जो केमिकल्स ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, सेंट्रल nervous system and peripheral neural system। The central nervous system consists of the brain and spinal cord। The brain can be divided into 3 major parts: forebrain, midbrain and hindbrain। The forebrain consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus। The cerebrum is the longitudinally divided into 2 halves that are connected by the corpus callosum।
A very important parts of the forebrain called hypothalamus controls the body temperature, eating and drinking. Inner parts of cerebral hemisphere and group of associated deep structures form a complex structure called limbic system, which is concerned with the olfaction, autonomic response, regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions, and motivation. The midbrain, the midbrain receives, the midbrain receives and integrates visual, tactile, and auditory inputs. The hindbrain comprises pons, cerebrum, and medulla. The cerebellum integrates the information received from the semicircular canals of ears and the auditory system. The medulla contains centers which control the respiration, cardiovascular reflexes, and gastric secretion. Pons consist the fibrous tracts that interconnect different regions of brain.